नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हम आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हैं। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसके बारे में रोज समाचार पत्रों में कुछ नई नई जानकारियां होती हैं। कहीं घपला घोटाला, कहीं चोरी, इस तरह के तमाम आरोपों से घिरी हुई ये विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कभी एक महत्वपूर्ण और एक सादगीपूर्ण और एक अच्छे मन से की गई थी देश की सेवा के लिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आज हम इस विश्वविद्यालय में पिछले 3 सालों में क्या कुछ हुआ और अब जबकि इस वर्तमान कुलपति का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, हालांकि उनकी तरफ से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि वो एक कार्यकाल उनको और भी मिल जाए। हम आज बात करेंगे हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर ओम शंकर जी से। आप सबको याद होगा जिन्होंने विश्वविद्यालय के लिए, अपने मरीजों के लिए 20 दिन तक आमरण अनशन किया था। बावजूद उसके उन समस्याओं का कोई भी समाधान अब तक निकल नहीं पाया है। तो हम बात करते हैं डॉक्टर ओम शंकर से। विद्यालय की गतिविधियों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत कुछ जानकारी आपके माध्यम से मिलती रहती है। आज आपने हम सब मीडिया पर्सन्स को यहाँ आमंत्रित किया है, उसके पीछे कुछ नई बात? नई बात है कि अभी तक सिर्फ जो है तथ्यों को एक साथ इस बाउंड्री के अधीन अंदर जो है उठाया जा रहा था। अब इस बाउंड्री को बाहर छोड़कर आज से लड़ाई बाहर चली गई है और ये लड़ाई है अब पुलिस के अधीन, जहां मैं कमिश्नर वाराणसी साहब को पत्र लिखा है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बीएचयू में फैले भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध, जिसके सबसे बड़े चीफ कॉन्स्पिरेटर हैं वो माननीय कुलपति जो वर्तमान के हैं सुधीर कुमार जैन साहब, और उनके जो आर्थिक भ्रष्टाचार है, एकेडमिक भ्रष्टाचार है, एडमिनिस्ट्रेटिव भ्रष्टाचार है, मोरल करप्शन है, पेड़ काट कर बेचना है, जातीय भेदभाव है, जो आर्थिक लाभ के लिए अपने व्यक्तियों को मतलब उनकी नियुक्तियां हैं एडवाइजर्स के तौर पर। तो इस तरह के कई सारे जो आरोप थे, अब इसको कानून के अंदर यहाँ से स्थानांतरित करके उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कर जांच कराने के लिए लिखी गई है, क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और उनका मन जो है लगातार बढ़ता जा रहा था और उनको लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार करके वो बेदाग निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें ये भी सुनने में आई हैं कि विश्वविद्यालय में गैर संवैधानिक कार्य भी हो रहे हैं। सारे कार्य ही गैर संवैधानिक हो रहे हैं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने 3 सालों के कार्यकाल को गैर संवैधानिक कार्यकाल यानी जंगल राज की तरह स्थापित किया। उन्होंने एक भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नियम, कायदे, कानून को नहीं माना। आप देखें कि एक पावर वीसी बीएचयू को प्राप्त है जिसको इमरजेंसी पावर कहते हैं। इमरजेंसी पावर, कोई भी इमरजेंसी आप समझते हैं शब्द, रेगुलर और इमरजेंसी। इमरजेंसी होता है आपातकाल की स्थिति। आपातकाल की स्थिति होती है कि जो तुरंत कुछ न कुछ ऐसी चीजें होनी है, आपदा है जिससे आपको निपटना है। नियुक्ति कोई आपदा तो होती नहीं है जिससे कि 3 सालों, और आपदा 3 सालों तक होती ही नहीं है। तो अगर आप देखें पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी है या नहीं है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में घोषित इमरजेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुलपति जी ने यहाँ पर घोषित इमरजेंसी को घोषित करके लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर एक तो नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया और भेदभाव किए, आरक्षण रोस्टर को फॉलो नहीं किया। और हमारे ही विभाग में अगर आप देखें कि नियुक्तियाँ वास्तव में इमरजेंसी थी तो सबसे इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ थी हृदय रोग विभाग में 4 खाली पदों को भरने का, क्योंकि जो मरीज हैं जिनके जाने घंटों और मिनटों में जा सकती है उनको बचाने के लिए और डॉक्टर की जरूरत थी और वो आपको फिल करना था। आपने 4
वैकेंसियों में से योग्य उम्मीदवार के होने के बावजूद, इसी संस्थान से पास उम्मीदवार होने के बावजूद 3 जो पद थे उसको नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया। जो एमडी के इम्तहान पास किए, एमबीबीएस के इम्तहान पास किए, जो डीएम के पास किए इम्तहान इसी विश्वविद्यालय से अंदर के शिक्षकों के अनुमोदन पर और बाहर से लाए एक्सटर्नलों के अनुमोदन पर, और 3 ऐसे भी इम्तिहान पास किए जिसमें कि अनबाइस है। जैसे कि आपने एमबीबीएस की एंट्रेंस पास किया तो उसमें तो कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, एमडी फिर पास किया उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं आया, और डीएम तीनों एंट्रेंस जो टफ एंट्रेंस है उसको पास करके आया। उसके बाद आप कहते हैं कि वो सुटेबल नहीं है, इसी संस्थान के हैं, और उसमें भी जातीय आधार पर भेदभाव किया। जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के कैंडिडेट थे उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया, यानी कि जातीय आधार पर भी भेदभाव किया। तो इस तरीके से आपने, और पूरे विश्वविद्यालय में कई संस्थानों में इस तरह से किया, और ऐसे लोगों की नियुक्तियां की जो आपको आर्थिक रूप से वित्तीय लाभ पहुंचाए या फिर वो आपके चहेते उम्मीदवार हो। नहीं, अपनी फैकल्टी के ऊपर भी इनको कोई विश्वास नहीं है, तभी वो अपनी फैकल्टी ने संस्थान के ऊपर विश्वास नहीं। जी, संस्थान के ऊपर विश्वास, संस्थान के ऊपर, संस्थान के शिक्षकों के ऊपर, सिर्फ उनको खुद पर विश्वास है कि वो अच्छे से भ्रष्टाचार कर सकते हैं। जी जी। आप जिन मुद्दों को लेकर के अनशन पर थे उसमें एक मुद्दा कार्डियोलॉजी विभाग को बेड जो कि ऑलरेडी आवंटित है उसको डिजिटली लॉक करने का भी मुद्दा था। वो क्या उसमें डायरेक्टर साहब ने भी कुछ लिख करके भी दिया था, आईएमएस ने आपको ही दिया था जो मामला बना था, तो बावजूद इसके अब तक क्या वो स्थिति सामान्य हो पाई है? सामान्य तो छोड़िए, और सामान्य हो गई है वो, और विकट हो गई है। उसमें विकट ये हुई कि ये जो मेरी मांग थी वो मेरी नहीं थी, बल्कि इसमें इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी उसकी अनुशंसा थी जी। और उस अनुशंसा में ये कहा गया था कि नए भवन में संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला हृदय रोग विभाग को दिया जाए, क्योंकि आज हृदय रोगियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उनको बेड के अभाव में उनकी जाने जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था। उसके बाद इसी के आधार पर डायरेक्टर साहब ने आदेश दिए थे कि ये बेड उनको दिया जाए, जो नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया तक नहीं निपट गया, बल्कि हृदय विभाग को जो 90 बेड आवंटित थे उसमें से भी 49 बेड हृदय विभाग से ले लिए गए, और ये सब मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहब किए, जिनके कि उच्च पदस्थ अधिकारी डायरेक्टर साहब और जो समिति थी उन्होंने ये आदेश दिए थे। कोई भी समिति वीसी से भी ऊपर होते हैं, और ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वीसी साहब उसको इस भ्रष्टाचार में संरक्षण दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे क्योंकि वीसी साहब और कुलपति जी का आत्मीय संबंध है। वीसी साहब भी भ्रष्ट हैं, और ये जो के गुप्ता साहब जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो भी भ्रष्ट हैं। ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार तो सीधे साबित है। उसके बाद यहाँ के सीसीआई लैब में जो जिस तरह से निजीकरण किया है पैसों के लिए, वहाँ अपने जानने वाले को सीसीआई लैब दे दिया है चलाने के लिए, जिससे पैसों को गायब कर रहे हैं। हर महीने शायद कर रहे होंगे कुछ न कुछ पैसे, तो उनसे वित्तीय लाभ हो रहा है। उनको जो दिया है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है पीओसीटी। उसके बाद नियम जो होता है टेंडर रूल उसको उसमें वायलेट कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से पूरे भ्रष्टाचार के एक सिंडिकेट बनाकर पूरे विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आईओई ग्रांट में 1000 करोड़ मिले थे। उस आईओई ग्रांट के पैसों को विश्वविद्यालय को मजबूत करने के लिए नहीं, इस धरोहर को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि इनकी मजबूत इमारतों को जमींदोज करने के लिए दुरुपयोग किया है। और उसके बदले जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहचान नहीं है, वो कई मंजिले इमारतें बनाना शुरू कर दिया है। उसी जगह वो अलग भी बनाया जा सकता था वो जगह, लेकिन चूंकि तोड़ने में भी पैसा मिलता है तो इसलिए उन्होंने तोड़कर बनाना ज़्यादा सोचा, क्योंकि तोड़ना उनकी मानसिकता थी। इस विश्वविद्यालय को नष्ट करना चाहते हैं, उनसे दुर्भावना है, इस विश्वविद्यालय से नफरत है अंदर से, जिसे वो निकालना चाहते हैं। यहाँ के पेड़ों को काट कर कितने पैसे कमा लेंगे वो, लेकिन फिर भी काट रहे हैं कि ताकि यहाँ की ग्रीनरी खत्म हो जाए, जो इनकी पहचान है। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जिनकी एक ये पहचान थी, उसको मिटाना चाहते हैं, जड़ से मिटाना चाहते हैं। ये उनका कार्य है। डॉक्टर साहब, ये आंदोलन आपका अपने मरीजों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए
लगातार जारी है। अब जो स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी स्थिति में अब आपका आगामी कदम क्या होगा? आपने एफआईआर के लिए पुलिस कमिश्नर को भी भेज दिया है। जी। इसके बाद भी अगर कोई बात नहीं बनती है, मांग नहीं, अब कई बार तो आपके साथ मीटिंग भी हुई, मीटिंग में सब कुछ हुआ, उसके बाद लिखित तौर पर आपको मिल गया कि ये बेड आपको कल से ही मिल जाएगा, उसके बावजूद वो नहीं होता है। बाद में डायरेक्टर के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, वो अपने लिखित जो दस्तावेज देते हैं उससे भी मुकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज भी जो आप निर्णायक लड़ाई के लिए आगे बढ़े हैं, उसमें भी अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो क्या होगा? देखिए, इसमें अब सफलता कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे इस देश के नियम कायदे कानून और इस देश की संस्था पर पूरा विश्वास है कि हर आदमी इस देश में आज भी गलत नहीं है। कहीं न कहीं से न्याय ज़रूर मिलेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो एक जो कानूनी तरीका है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते कमिश्नर साहब किसी के दबाव में, तो हम लोग मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे, वहाँ से भी नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय में जाएंगे, वहाँ से भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और राष्ट्रपति महोदया को ऑलरेडी हमने ये कंप्लेन भेज दिया है, क्योंकि वो हमारी विजिटर है, यानी कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च बॉडी है, उसको हमने लिखित तौर पर साक्ष्यों के साथ भेज दिया है। तो ऑलरेडी मैं राष्ट्रपति महोदया को बता चुका हूँ और कानूनी प्रक्रिया को अपना रहा हूँ और संवैधानिक प्रक्रिया को अपना रहा हूँ। न्याय मिलेगा, न्याय देर भले से, लेकिन कभी न कभी इस भ्रष्टाचारी कुलपति और उसके भ्रष्टाचार के संगठन में काम करने वाले सभी लोगों को आज नहीं तो कल उन पर कार्रवाई जरूर होगी, मुझे ये यकीन है। क्या फिर से वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से भी आपने कुछ डिमांड की है? हम हमेशा ही से उनसे डिमांड करते रहते हैं, और ये डिमांड मेरी नहीं है, ये डिमांड आम जनता की है। और हमेशा से अभी इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो कैसे उनको खुद का लाभ पहुंचे, मैं तो ये कह सकता हूं कि इस डिमांड से यही साबित होगा, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इस आसपास के करोड़ों जनता का आत्मीय लगाव है जी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर के उच्च पद पर एक अगर भ्रष्ट व्यक्ति बैठ जाए और उसके भ्रष्टाचार कराने से उनके दिल को चोट पहुंचता है, और वो सब आपके वोटर्स हैं। अगर आप उनके दिल पे चोट पहुंचाएंगे तो वो वोट के रूप में आपको चोट पहुंचाएंगे। तो इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति जो ईमानदार हैं उनको कुलपति के पद पर नियुक्त करें। अभी इनके कार्यकाल खत्म होने से पहले नियुक्त करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपने सर्च कमेटी गठित कर दी है। सर्च कमेटी को आदेशित करें कि वो युद्ध स्तर पर लोगों की स्क्रूटनी करें, और जो भी योग्य उम्मीदवार पाए जाते हैं उस योग्य उम्मीदवार को कुलपति के रूप में शपथ दिलाई जाए। टिल फर्दर नियुक्ति नहीं करें। टिल फर्दर नियुक्ति चाहे विश्वविद्यालय में कुलपति सुधीर कुमार जैन जी द्वारा किया हो या अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, और भ्रष्टाचार का बढ़ावा सिर्फ आपको अपमानित करेगा, आपको हर तरह से नुकसान, राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कुलपति की रेगुलर नियुक्ति करें। दूसरी कि ये बजट आने वाला है और इस बजट में एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर 500 बेड का दें बनारस को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, जिससे कि यहाँ के आसपास के मरीजों को, करोड़ों मरीजों को उसका सीधा लाभ पहुँच पाए, और अगले 5 सालों में लगातार हर वर्ष इतने कार्डियक सेंटर बनाए जाए कि अगले 5 सालों में, यानी 10-10 बनाए जाए, 5 सालों में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर जो 250 बेड का हो, पूरे देश के अंदर आवश्यकता के हिसाब से बनाए, ताकि हृदय रोगियों की जो संख्या अगले 5-6 सालों में 1.5 गुनी बढ़नी है, उस पर नियंत्रित कर पाएँ, समय रहते हुए काबू कर पाएँ। वरना फिर ये महामारी आपको कोविड जैसी महामारी के लिए की तरह पैदा हो जाएगा, और आप और पूरा समाज इधर उधर परेशान घूमता फिरेगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। इतनी प्रक्रिया आपने बताई, प्रधानमंत्री से भी आपने मांग की जो कि वाराणसी के सांसद हैं, इन सब के बावजूद अगर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को विस्तार मिल जाता है तो हमें लगता है कि ये शायद असंभव है, और जो इतना मुझे नहीं लगता है कि कानून, संविधान सब कुछ इस देश में आज खत्म हो गया है।
नैतिकता पूरी खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि इनको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। ये सवाल पूछने के पीछे एक कारण ये बनता है कि हम लोगों ने पिछली बार जो मुलाकात हुई थी और अभी भी आपने बताया कि विश्वविद्यालय में 3 साल हो गए कार्य परिषद का गठन नहीं हुआ है। ये सवाल जब आपके केंद्रीय मंत्री यहाँ आए हुए थे आईआईटी बीएचयू के दीक्षांत में, उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया था कि कार्यकारिणी के बगैर भी अगर इतना बढ़िया विश्वविद्यालय चल रहा है तो कार्यकारिणी की क्या जरूरत है। हो सकता है कि जो आप बातें कह रहे हैं और जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये बातें उन तक ना पहुंची हो कि इस तरह कदर भ्रष्टाचार है। क्योंकि क्या होता है कि जो व्यक्ति कुलपति के पद पर बैठे हैं, उनसे उनका बार बार इंटरेक्शन होता है, तो वो अपनी अच्छाइयों को उनके दिमाग में गढ़ देते हैं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या आसपास के कोई भी नेतागण इन कमियों को पॉइंट वाइज जिस तरह से मैं साक्ष्यों के साथ उठा रहा हूँ नहीं उठाते हैं, तो लोग उठाने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत चारित्रिक चित्रण करके उसको अच्छाए और बुरे लोगों की कतार में खड़े कर देते हैं। लेकिन जब आप साक्ष्यों के आधार पर बात करते हैं तो फिर वो चारित्रिक जो चिंतन करके या आपका कंप्लेन करके उसको डिस्कार्ड करने के लिए उच्च अधिकारियों के सामने अपनी दलील डालते हैं, वो ध्वस्त हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य जो है इनके विरुद्ध है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक नई लड़ाई फिर से शुरू की है। हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जिस तरह से आपने एम्स की लड़ाई जीती है, पूरी तरह से नहीं फिर भी काफ़ी हद तक एम्स की लड़ाई आपने जीती, और अब विभाग की लड़ाई, बेड की लड़ाई और पूरे विश्वविद्यालय को जो महामना की सोच थी उसके मुताबिक ले चलने की, संचालन की जो जिम्मेदारी किसी एक योग्य आदमी को सौंपी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।